हेलो एवरीवन। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। देखिए, इसमें हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया था लास्ट वीडियो तक, उसमें बताया था मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत होता है वो कंपन करता हुआ यानी कि दोलन करता हुआ आवेशित कण होता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वास्तविकता में ये जो आवेशित कण के दोलन होते हैं, ये दोलन कराए कैसे जाते हैं, ये दोलन होते कौन से हैं, वो कौन सा परिपथ होता है, कौन सा सर्किट होता है। तो उस सर्किट को हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम इसमें जो स्टडी करेंगे, आज स्टडी जो करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही शानदार चीज़ है। ये नॉलेज आपको बहुत ज़रूर होनी चाहिए जिसे मैं आज बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें हम जो स्रोत होता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा था कि EM वेव्स। EM वेव्स का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनका जो स्रोत होता है वो वास्तविकता में वो कौन सा होता है, दोलन करता हुआ आवेशित कण, है ना। तो दोलन किससे, कौन से परिपथ से कराए जाते हैं, LC परिपथ होता है। अब ये LC परिपथ क्या है, कहाँ से आया, L का मतलब क्या है, यहाँ L का मतलब प्रेरकत्व से है। ठीक है ना, प्रेरक का मतलब हम पढ़ के आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में, फैराडे का नियम पढ़ते हैं, वहाँ स्व प्रेरण गुणांक पढ़ते हैं, वो कैपिटल L होता है। ठीक है ना, स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हमने लेंज का नियम पढ़ा, जिसमें हमने फैराडे का नियम पढ़ा, प्रथम नियम पढ़ा, द्वितीय नियम पढ़ा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, भंवर धारा वाला जो चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारा सब कुछ उसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है ना। और सी क्या होता है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र वाला जो चैप्टर है उसमें हम संधारित्र की धारिता पढ़ते हैं, एक चालक की धारिता पढ़ते हैं। तो धारिता को किससे निरूपित करते हैं, सी से। ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि संधारित्र में क्या स्टोर होता है, क्या संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, मेरे माइंड में रिमाइंड करा देता हूँ, मैं आपको पता चल जाए ताकि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बता रहा हूँ। हालांकि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, सब कुछ वो पीछे हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, खास करके चैप्टर नंबर 7 जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और दूसरा हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, जिसमें फैराडे के नियम है, ठीक है ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में थोड़ा सा और रफली डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र का संकेत होता है, जिसमें ये दोनों प्लेटों का आकार समान होता है। अगर आवेश दिया जाता है तो दोनों प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है। अगर इधर प्लस है तो उतना ही ऋण आवेश होता है, उतने ही मान का। इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा होती है, जो उसको कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कैपेसिटर, जिसे कंडेंसर बोलते हैं, जो पंखे में यूज किया जाता है, वही वाला कंडेंसर है ये। तो ये हमारी कौन सी ऊर्जा स्टोर करता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, और वो कितनी होती है इसके एकांक आयतन में, जैसे ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यानी कि विद्युत क्षेत्र है तभी आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से आप प्रेरक में, और प्रेरक को जो दर्शाते हैं यानी कि कुंडली में, और कुंडली में जब धारा प्रवाहित कराई जाती है, मैं थोड़ा सर्किट आपको समझा देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, ये प्लस और ये माइनस है, और ये कुंजी आपकी जुड़ी हुई है, और जैसे कुंजी जुड़ी हुई है और जैसे ही सर्किट में धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर, तो इसमें धारा जैसे बढ़ेगी, तो जैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की धारा नियंत्रित करने के लिए हम इसमें और क्या लगा देते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का चिन्ह ये होता है और उसका संकेत होता है RH। ठीक है ना। तो धारा नियंत्रक की सहायता से धारा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं हम। तो जैसे हम धारा बढ़ाएंगे तो भी विरोध होगा, धारा घटाएंगे तो भी विरोध होगा। ये किसने बताया था, लेंज ने। लेंज का नियम ये क्या बताता है कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है ना, ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना,
जिस चीज़ से उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें से जैसे धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो इसमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है। और परिपथ पूरा जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रेरित धारा होती है। वो प्रेरित धारा हमेशा इस तरीके से उत्पन्न करती है कि वास्तविक धारा का विरोध करे, यानी कि विरोध का नियम किसने बताया था इस तरीके से सारा सब कुछ के विरोध करती है? लेंज ने। ये लेंज के नियम में पढ़ा जाता है, तो ध्यान से सुनना। तो इसी कुंडली में जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है वो होती है 1/2 Li²। तो देखिए हम ध्यान से सुनना, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों ही होती है। तो ये होती है आपकी विद्युत ऊर्जा और ये वाली होती है आपकी चुंबकीय ऊर्जा, ये दोनों ही संचरित होती हैं उसमें। ठीक है, अब एक चीज़ और थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था इसमें कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र को, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र को। ये कहाँ बताया मैंने कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है? ये आपको मैंने मैक्सवेल की तीसरी समीकरण में बताया। देखिए हालांकि मैक्सवेल की खुद की समीकरण नहीं थी, मैक्सवेल ने तो 4 जो समीकरण थी उनको एक्सटेंड किया था नियमों को। गॉस के 2 नियम थे विद्युत के लिए और चुंबक के लिए, चुंबकत्व के लिए। तीसरा था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का जो नियम था उसको भी एक्सटेंड किया था। और चौथा था आपका एम्पियर का नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, उसमें अपनी एक टर्म जोड़ा था विस्थापन धारा वाला, तो वो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाले हैं कि मैंने इस कंडीशन में बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये लंबवत का निशान है, ओके, परपेंडिकुलर का याद रखना। कैसे कि मान के चलें ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये आपका जो विद्युत क्षेत्र मान के चलें आपका वाई अक्ष के अनुदिश है, तो उस कंडीशन में आपका बी एक्स के अनुदिश होगा क्योंकि लंबवत होता है। तो ये लंबवत और दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में दोलन करेंगे। आगे ना आगे बात समझ में, ध्यान रखना। अब दोलन में अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ कि एलसी दोलन क्या है। अब ये एलसी परपथ समझना पड़ा होगा, एलसी दोलन से पहले परपथ समझना पड़ेगा। अब ये परपथ वाली कहानी कहाँ से आती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर आप पढ़ते हो, देखिए मैं ये चीज़ें आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़े कि ये कहाँ से आई हैं चीज़ें। प्रत्यावर्ती धारा वाला जो एसी वाला चैप्टर है हमारा, उसमें आपको बहुत सारे परपथ पढ़ाए जाते हैं। शुद्ध परपथ, शुद्ध धारतीय परपथ, शुद्ध प्रतिरोध परपथ, शुद्ध प्रेरक परपथ, यानी कि एल वाला परपथ, सी वाला परपथ, आर वाला परपथ, एल सी परपथ। सॉरी, एल सी तो आपके शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है ज़रूर, तो मैंने इसको बोला कर दिया, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आर सी परपथ होता है, एल सी आर परपथ होता है जिसमें प्रेरक एल, संधारित्र की धारिता सी, संधारित्र भी जुड़ा रहता है और प्रतिरोध आर जुड़े रहते हैं, वो एल सी आर। श्रेणी अनुनादी परपथ भी आपने पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में। तो वहीं पर एल सी परपथ होता है जिसमें एल का मतलब कुंडली भी होगी और सी का मतलब संधारित्र भी होगा। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो अब ये हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि हाँ कि एलसी दोलन कैसे काम करता है, एलसी परपथ कैसे काम करता है और कैसे इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और बताऊं मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत होता है वो होता है त्वरित आवेशित कण। ठीक है ना, त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कण का मतलब क्या होता है? त्वरित आवेशित कण को हम क्या बोलते हैं? कंपन करता हुआ आवेशित कण। ये कैसे समझोगे यार कि कंपन करता हुआ आवेशित कण? ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं दोलन करता हुआ, दोलन करता हुआ। दोलन करते हुए को हम बोलते हैं दोलित्र, है ना, दोलित्र आवेशित कण। ये स्रोत होता है। अब ये दोलन करता हुआ ये त्वरित आवेशित कण कैसे हुआ? देखिए त्वरित आवेश का मतलब है अब उस कण में त्वरण होगा। मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में मतलब ये चीज़ें समझाई थी कि स्थिर आवेश होता है तो खाली वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अकेला एक आवेश है तो वो चलने के साथ साथ अपनी गति के दिशा एक नियत वेग से चलता है
तो वो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि अब ये सिंगल आवेश की बात कर रहा था मैं, अगर यदि आवेश किसी परिपथ में प्रवाहित होता है तो उसके अंदर कुल आवेश 0 होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र 0। तो किसी परिपथ में कुल आवेश प्रवाहित हो रहा है तो केवल वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तीसरी चीज बताई थी कि अगर आवेशित कण त्वरित वेग से चलने लगे, उसमें त्वरण है तो दोलन भी होगा। मैं अभी समझाता हूँ कैसे, हालांकि कल भी समझा दिया था, आज फिर दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करूंगा 1 मिनट के लिए। तो दोलन करता हुआ आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। देखिए हमारा बात है त्वरण क्या मतलब होता है। त्वरण का मतलब होता है समय के साथ में वेग परिवर्तन, जिसे हम वेग परिवर्तन की दर कहते हैं। वेग परिवर्तन होना चाहिए परिमाण में भी और दिशा में भी। तो ये दोलन कैसे होते हैं कि एक रस्सीली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, उसके नीचे कुछ द्रव्यमान बांधा, ये रस्सी का सिरा फिक्स होता है और उसको नीचे से ये फिक्स होता है, ये घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जैसे धक्का देंगे स्टार्ट में यहाँ पहुँचेगा और अधिकतम अवस्था में पहुँच के, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, है ना, अधिकतम विस्थापन की अवस्था, वहाँ जा कर के रुक जाएगा तो वेग हो जाएगा आपका 0। फिर ये लौट के आएगा तो ये इसको पहली स्थिति माध्य अवस्था कहते हैं इसको। तो यहाँ पर वेग हो जाएगा अधिकतम, फिर ये इधर भी जाएगा इतना जितना विस्थापन इस साइड में हुआ था, इसके विपरीत दिशा में होने वाला है। फिर अधिकतम विस्थापन में पहुंचकर फिर वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये लौट के आएगा। तो इस तरीके से वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन है तो त्वरण है, तो दोलन करता हुआ आवेशित कण भी त्वरित आवेशित कण बोला जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना क्या, कि अगर आपसे ये कहा जाता है ना त्वरित आवेशित कण है, तो वो दोलन करता हुआ आवेशित कण है, यानी कि ये दोनों चीज एक ही हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अब हम बात करते हैं दोलन की, एलसी दोलन परपथ की। एलसी परपथ देखिए, मतलब एलसी दोलन, इसको एलसी परपथ भी बोला जाता है, या हम इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत। इसके बारे में हर्ट्ज ने भी प्रयोग किया था, मैं बताऊंगा उन्होंने कौन कौन सी कितनी तरंगें कैसे उत्पन्न की थी। इसके बाद में अपने साइंटिस्ट थे, अपने इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद में मार्कोनी आए थे, तो ये सारे के सारे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैक्सवेल ने तो बहुत पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यानी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो एलसी दोलन स्टार्ट करते हैं। तो एलसी दोलन स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि संधारित्र क्या है। अभी मैं थोड़ा बता चुका हूँ और पहले भी आप स्टडी कर लेना। जो संधारित्र और प्रेरक के बारे में, कुंडली के बारे में नहीं जानते, तो उनके समझ में बहुत मुश्किल आने वाली बात है, वो पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, बाकी सारी चीज़ें मैं इजीली समझाऊंगा। देखिए संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसका संकेत लेते हैं ये। हमने एक संधारित्र लिया, उसकी दोनों प्लेटें आकार समान होता है। अब इसको किसी स्रोत जैसे बैटरी से इसको आवेशित कर दिया। आवेशित करने का मतलब है कि इसकी एक ओर की प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरी ओर की प्लेट पर उतने ही मान का ऋण आवेश होता है स्टार्टिंग में, यानी कि ये इधर प्लस Q0 है और दूसरी तरफ माइनस Q0 है। श्योर, आगे बात समझ में। अब इनके दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये रहा विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना है ना। ओके, आगे बात समझ में। अब हमने ये फुल चार्ज कर लिया किसी बैटरी से, और ये फुल चार्ज करके इसको परपथ में जोड़ा, और परपथ में जोड़ते समय हमने एक कुंजी भी लगा रखी, ये रही, और इसके साथ में एक प्रेरक, यानी कि प्रेरक कुंडली जैसे स्प्रिंग नुमा होती है, उसी को हम प्रेरक, तो ये हमारा प्रेरक तो है एल। संधारित्र की धारिता को किससे दर्शाते हैं, सी से, और प्रेरक को किससे दर्शाते हैं, एल से। तो ये इस परपथ में हमने जोड़ा। अभी देखिए ये कुंजी हटी हुई है, तो इसमें कोई भी इससे कुंडली से लिंक नहीं जुड़ा हुआ, तो लिंक नहीं जुड़ा हुआ तो आवेश इसमें प्रवाहित नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन है कि हमने इसको इससे जोड़ दिया, कुंजी को जोड़ेंगे तो इस पर से आवेश प्लस वाली प्लेट में से होकर के इसमें से गुजर कुंडली में से गुजरेगा। शुरुआत में जैसे जोड़ा है तो कम आवेश प्रवाहित होगा, और वो कम आवेश मैंने कितना मान लिया, dq, जो इसमें इधर प्रवाहित हो रहा है। अब आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाहित की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा।
तो इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगेगी प्लस से माइनस की ओर से। और आगे बात समझ में, लेकिन शुरुआत में आवेश कम प्रवाहित होता है तो धारा का मान भी कम होता है। लेकिन इसका काम ध्यान से समझना, जब ये धारा इस कुंडली में से गुजरेगी, कोई नियत धारा तो गुजर नहीं रही, क्योंकि इस शुरुआत में धारा बहुत कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये बढ़ने का विरोध करेगा। ओके, आगे बात समझ में। बढ़ने का विरोध किस नियम के आधार पर करता है? लेंज के नियम पर। जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होगी तो हम ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेख को किससे दर्शाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। तो ये चीज़ आप समझ लेना, ये मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शा रहा हूँ या चुंबकीय बल रेखाएं दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। अब धीरे 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 क्या होता है, ये आवेश यहाँ से गुजरने के बाद वो इस प्लेट की ओर आने लगता है। तो ये नेक्स्ट कंडीशन में क्या होने वाला है, डायग्राम में आराम से समझा रहा हूँ। ये संधारित्र है, ये प्लेस धन इस पर आवेश की कमी होगी जब प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश थोड़ा सा कम हो जाएगा इसकी तुलना पे। मैंने दर्शा दिया है, यहाँ पर दो दो थे, अब यहाँ पर खाली एक एक है ऊपर, यहाँ पर इतना माइनस और इतना माइनस। लगातार ये कुंडली तार जुड़ा हुआ है और इस कुंडली में से धारा ये प्रवाहित होने वाली है। धारा का मान लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने का ये विरोध करती है कुंडली। अब धारा का मान जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्या धारा का मान में वृद्धि चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करती है? यस। कहाँ समझेंगे आप समझेंगे बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। बायो-सेवर्ट के नियम के जो सूत्र हैं जितने भी, हम एक सीधे चालक धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, कुंडली के कारण निकालते हैं, उसमें आता है B=μ0I/2R आता है। तो उसमें अगर आप धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो ये उसमें विरोध होगा। तो धारा की दिशा आपकी यही है, इधर से प्लस से माइनस की ओर। आवेश कम होने लगा क्योंकि धीरे धीरे इस पे से आकर के इस प्लेट की ओर आने लगा था। ओके, अब अगली तीसरी कंडीशन में क्या होगा, सर्किट यही है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बहुत कम सूक्ष्म समय के बाद में, कि इन दोनों प्लेटों पर कुछ देर के बाद कोई आवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि आवेश तो प्रवाहित होकर के इधर आ रहा था, तो इस पर आवेश जीरो हो गया, Q यानी कि जीरो, दोनों प्लेटों पर। अब जीरो हो गया तो अभी देखिए ये लिंक जुड़ा हुआ है यहाँ से तार। अब आगे क्या होगा इस कुंडली में, क्या धारा भी जीरो होगी जब कुल आवेश इन दोनों प्लेटों पर जीरो हो गया? नहीं जी, धारा शून्य होने की तो कोशिश करेगी। देखो ये सेकंड कंडीशन बताई, ये थर्ड कंडीशन है, ध्यान से समझते रहना। LC दोलन बता रहा हूँ मैं। आवेश इधर एक बार इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, फिर इधर से इधर प्रवाहित होगा। दोलन को ध्यान से समझना कैसे किया जाता है, इधर गया फिर आया, फिर इधर गया फिर आया, ऐसे गति करता रहेगा। तो ऐसे ही इसमें हम आवेशित कण की गति दर्शाएंगे और वहाँ से आपको ऊर्जा भी मिलेगी। ऊर्जा तो मिलने वाली है, क्योंकि संधारित्र प्लेटों के बीच में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। और कुंडली में कौन सी ऊर्जा होती है? चुंबकीय ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों प्रेजेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखना सेकेंड डायग्राम में, कि आपका जो विद्युत क्षेत्र का मान है दोनों प्लेटों के बीच में घट जाएगा थोड़ा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि भैया आवेश की कमी हो रही है। श्योर। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया जीरो। तो मैं यहाँ बताने वाला था कि जैसे आवेश जीरो हो गया कि धारा भी जीरो होगी। हाँ, धारा जीरो होने की कोशिश तो करेगी, शून्य होने की, लेकिन भैया लेंज का नियम लग जाएगा कि धारा बढ़ने और घटने का दोनों का विरोध होता है, तो वो जल्दी से शून्य नहीं होने देगी। थोड़ी सी धारा इसमें अभी भी प्रवाहित होती रहेगी इसी दिशा में। आगे बात समझना। चौथी कंडीशन में क्या है कि जब धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है अभी भी आवेश शून्य होने के बाद में, तो कुछ आवेश यहाँ से पहुँच करके इधर इकट्ठा होने लगेगा, और इधर इकट्ठा होने लगेगा। वो डायग्राम नंबर 4 में बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए इस पर इकट्ठा होने लगा थोड़ा सा थोड़ा। अब ध्रुवता चेंज हो गई, क्योंकि इधर से प्लस आ रहा था तो इसी पे तो इकट्ठा होगा, ध्यान रखना। तीसरे वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में अब ये इधर से आगे और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। धारा अभी भी इधर से इधर ही बहेगी ये कुंडली से, ध्यान रखना, लेकिन बहुत सूक्ष्म हो जाएगी धारा, ठीक है ना। अब फोर्थ कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन क्या होने वाली है कि ये संपूर्ण आवेश यहाँ पर आवेश बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन होगी पांचवी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आवेश ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही स्टोर हो जाएगा, कौन सी जुड़ी हुई है अभी,
क्या होने वाला है, फुल आवेशित हो गया था। तो यहाँ पर एक क्षण के लिए इधर वाली धारा शून्य हो जाएगी, इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इस सारा संपूर्ण आवेश इधर हो गया, इधर ज़्यादा हो गया। अब यहाँ जीरो होकर के इधर बैक मारेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये धारा को धीरे धीरे घटाता है, धीरे धीरे घटा के जब जीरो पे लाता है, किसके कारण, कुंडली के कारण। अब ये आपका 5th कंडीशन होगी। 6th कंडीशन क्या होने वाली है, ध्यान से सुनना। अब फिर धारा आवेश जो है ना, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर आवेश दूसरी तरफ इकट्ठा हुआ, पहले ये जो प्लेट थी ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है, इसको इधर आपको ये माइनस थी, अब लेकिन इस बार प्लस में हो गई। तो विद्युत क्षेत्र किधर हो गया, इधर से इधर, लेकिन अभी भी कम है। क्यों, क्योंकि आवेश कम है। अब धीरे धीरे आवेश यहाँ ज़्यादा इकट्ठे होने लगा, आवेश का मान बढ़ गया, तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ गया इस दिशा में, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इस बार विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, पहले डायग्राम को देख लो, विपरीत हो गया। अब आती इस कंडीशन क्या है कि आवेश इधर प्रवाहित होने लगेगा, बिल्कुल होगा, तो घटने लगेगा, और घटने लगेगा तो यहाँ पर प्लस थोड़ा कम बचा, यहाँ पर भी माइनस थोड़ा कम बचा। और इस बार जो कुंजी तो जुड़ी हुई है ही आपकी, तो इस बार जो कुंडली में धारा प्रवाहित होने वाली है वो किधर से किधर होने वाली है, दिशा बदल जाएगी। आई आगे बात समझ में कंडीशन, ये 6 कंडीशन थी। इसके बाद में ये आवेश संपूर्ण देखो इधर से इधर आने वाला है, तो ये जैसे इधर आएगा तो 7वीं कंडीशन क्या बनने वाली है, यहाँ पर दोनों प्लेटों पर आवेश जीरो हो जाएगा। लो जी हो गया जीरो, क्योंकि ये संपूर्ण आवेश इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी भी धारा शून्य नहीं होगी कुंडली एल में, क्यों नहीं होगी, अभी मैंने पीछे बता दिया, धारा अभी इधर से इधर ही प्रवाहित होगी, ठीक है ना। आवेश इन दोनों पर जीरो हो गया है, दोनों प्लेटों पर धारा इधर से इधर ही प्रवाहित होने वाली है। तो ये हमारी 7th कंडीशन होगी, 7वीं, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, अभी धारा शून्य नहीं होगी, शून्य होने की कोशिश तो करेगी, लेकिन ये कुंडली शून्य नहीं होने देगी जल्दी से, धीरे धीरे, बड़े धीरे धीरे आराम से। तो देखो ये 8वीं कंडीशन क्या होने वाली है कि ये अभी धारा इधर से इधर बहती है, तो अब धारा से इस पे आवेश प्लस इस पे इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि इधर से इधर ही तो आ रहा है धन आवेश। तो देखो क्या होगा, ये रहा प्लस, ये रहा, इस पर माइनस, दूसरी तरफ ध्रुवता होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई, इधर से इधर होगी, ठीक है ना। धारा अभी भी शून्य नहीं हुई, बह रही है इधर। लास्ट कंडीशन में होगी क्या, ये संपूर्ण आवेश यहाँ हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन होगी, आपकी 8वीं। और लास्ट कंडीशन में जो होने वाला है, पहली वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे, इसमें, इस वाली में। कैसे, क्योंकि अब ये इधर से संपूर्ण आवेश ये जो है ना इधर इकट्ठा हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इधर, और ये माइनस, ठीक है। तो एक जब पहली स्थिति में वापस लौट के आए, एक दोलन कंप्लीट हुआ ना, तो ये एक दोलन कंप्लीट हुआ, फिर तो वापस स्थिति वही दोहराते रहेंगे। ये पहली स्थिति में पहुंच गए हम भैया, फुल आवेशित हो गया, आवेश क्यू नोट जो मिला था, और इस कंडीशन में आई जीरो। अब धारा इधर से, अब फिर आवेश इधर से इधर चलेगा, फिर धारा इधर से इधर बहेगी, फिर वो पहली वाली कंडीशन लौट के आ जाएगी, तो एक दोलन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा। हर बार इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहले वाले डायग्राम में आपके देखे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा इधर से इधर बह रही थी, तो धारा की दिशा हम किस तरीके से देते हैं कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से देते हैं। वो क्या, अंगूठा हमारा किधर रहना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, और मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में रहती हैं, वृत्ताकार धारा की दिशा में। तो ये अंगूठा हमारा क्या किधर रहता है, एन की तरफ, यानी क्या बताता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को। तो मैंने बताया आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है वो भी अच्छी तरीके से स्टडी होनी चाहिए, हमारी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी धारा भी शून्य नहीं है, तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, लेकिन धारा घट रही है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी इन तीनों डायग्राम में सेम है। अब यहाँ पर देखो, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा विपरीत हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया विद्युत क्षेत्र तो ऑलरेडी इसमें पहले वाले की तुलना में विपरीत दिशा में हो गया है, ठीक है ना। तो प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस, और माइनस का क्या होता है, प्लस।
तो यहाँ हमारा LC दोलन कंप्लीट होता है। बड़ा इजीली तरीके से मैंने बताया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से एक बार जो विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा एक बार जो निकल गई ना, वो जितनी निकल गई वो आगे तक उतनी ही प्रवाहित होती रहेगी, चली जाएगी आगे तक। अब यहाँ इसका डायग्राम से हम समझाते हैं। देखिए इस वाले पहले वाले डायग्राम में आवेश का मान अधिकतम, विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिकतम, ठीक है ना। दूसरे वाले में आवेश का मान घटा प्लेटों पर, विद्युत क्षेत्र भी घटा। तीसरे में विद्युत क्षेत्र बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो पे लौट के आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो मैं ग्राफ इस तरीके से समझाऊंगा। चलो मैं पेज फाड़ के अलग से तब क्लियर करता हूँ, ये डायग्राम भी दिखते रहे आपके। देखिए पहले तीनों डायग्राम बेटा कि इस पहले वाले डायग्राम में विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाई अक्ष खींच दिया मैंने और ये एक्स अक्ष खींच दिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो विद्युत क्षेत्र मैंने किसके अलॉन्ग लिया, वाई अक्ष के, और चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होता है तो मैंने एक्स अक्ष के अनुदिश ले लिया। तो पहले तो मैं विद्युत क्षेत्र देखता हूँ। तो देखो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, अधिकतम है तो अधिकतम, यानी कि इसके अनुदिश क्या लिया मैंने, विद्युत क्षेत्र, और इसके अनुदिश क्या लिया, चुंबकीय क्षेत्र। वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही सदिश राशि होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम पहले डायग्राम में, तो अधिकतम कहीं भी मान लो, यहाँ मान लिया चलो मैंने। फिर उसके बाद में धीरे धीरे घटने लगा, घटा और इस पॉइंट पर आकर के क्या हो गया, आधे चक्र में जीरो। ओके, फिर अगले वाले डायग्राम में देखिए, अगले वाले डायग्राम में इसमें जैसे ई जीरो हो गया, अब विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगा, लेकिन दिशा विपरीत हो गई। अब दिशा विपरीत होगी तो भैया ये ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस। तो अब ये माइनस में धीरे धीरे बढ़ा, ये रहा ना, बढ़ा धीरे धीरे धीरे। और फिर इस वाले डायग्राम में देखिए जरा, अधिकतम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आवेश ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, तो अधिकतम हो गया, तो अधिकतम यहाँ पहुँच गया। फिर अगले वाले इससे डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में घटने लगा विद्युत क्षेत्र का मान, और घटने लगा तो ये भी घटेगा, और घटते घटते यहाँ पहुँचा, और फिर दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अधिकतम पहुँचेगा। तो ये एक राउंड ऐसे कंप्लीट होगा। तो मैं इस ग्राफ को पूरी वेव शो करने के लिए यूं पीछे भी खींच सकता हूं, ध्यान रखना, इसको पीछे भी कहीं भी मान सकते हैं। t बराबर 0 तो कहीं भी मान सकते हैं, जो समझने वाले विद्यार्थी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वेव को मैंने कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ा दिया, और इसको मैं भी और आगे बढ़ा सकता हूँ, यूँ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र अधिकतम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र है, ये माइनस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में अधिकतम था। इस तरीके से देखते जाएंगे हम, ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये फिर प्लस दिशा में अधिकतम हुआ, श्योर। इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र चलता रहेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र अधिकतम था यहाँ पे, तो देखो शुरुआत में देखो, जब तक इसमें धारा नहीं बही थी तो आपकी धारा नहीं बही थी तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो था। तो शुरुआत में तो चुंबकीय क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, लेकिन होगा इसके लंबवत, किसके लंबवत, इसके जस्ट लंबवत होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं ये जो मैंने अभी लिया है ना चुंबकीय क्षेत्र भी, ये मैं एक्स अक्ष के अनुदिश ना लेकर के किसके अनुदिश लेता हूँ, जेड अक्ष, एक्स वाई जेड। देखिए जेड इसके जस्ट लंबवत आएगा ऊपर की ओर, तो ये जेड अक्ष मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो इसके अनुदिश चलेंगी अब हमारी चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि लंबवत होता है, ये ऐसे, फिर ये जीरो होगा, फिर अधिकतम होगा, फिर जीरो होगा, फिर अधिकतम होगा, फिर जीरो होगा। तो ध्यान से समझ लेना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस का मतलब है, अभी बताता हूँ हिंदी में, कलांतर, वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक जगह से स्टार्ट हुई। दूसरी चीज़, एक इनकी जो चलने की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत है, और संचरण की दिशा दोनों के लंबवत है। तो ये इस तरीके से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाएगा। आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे चलती हैं, ध्यान से सुनना। ये आपका विद्युत क्षेत्र है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी, ओके। ये चुंबकीय क्षेत्र बी, ये विद्युत क्षेत्र ई, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी। तो इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत संचरित होती है। और ये थोड़ा छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया भी जा रहा है, इसको ढंग से देख भी सकते हो।